नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र और आज हम चर्चा करेंगे बिरयानी पर। बिरयानी एक बहुत फेमस डिश है। बहुत से लोगों को बिरयानी पसंद होती है और लोग बहुत चाव से इसे खाते हैं। आज हम बिरयानी के ओरिजिन यानी उत्पत्ति को जानने का प्रयास करेंगे। बिरयानी की उत्पत्ति को लेकर दो तरह के विचार प्रचलित हैं। पहला है कि बिरयानी की उत्पत्ति प्राचीन भारत में ही हुई थी और तब उसे अन्य नाम से जाना जाता था। दूसरा विचार है कि बिरयानी की उत्पत्ति भारत के बाहर मुस्लिम शासन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों सऊदी अरब, इराक, ईरान, तुर्की, समरकंद आदि में से कहीं हुई और मुस्लिम शासक उसे भारत लाए। इसके समर्थन में यह भी कहा जाता है कि बिरयानी शब्द फारसी शब्द बिरयान से आया माना जाता है, जिसका अर्थ है तल कर पकाया गया या भुना हुआ। कुछ लोग इसे बिरिंज यानी चावल से जोड़ते हैं, इसलिए माना गया है कि यह शब्द फारसी भाषा से आया है। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि एक पल को अगर यह मान भी लिया जाए कि बिरयानी शब्द मुस्लिम शासन के क्षेत्रों और फारसी भाषा से आया है, तब भी इससे यह सिद्ध नहीं हो जाता कि जिस पकवान को बिरयानी नाम से जाना जाता है, वह भी मुस्लिम शासन के क्षेत्रों सऊदी अरब, ईरान, इराक, तुर्की, समरकंद आदि से आया है और गैर भारतीय मूल का है। बिरयानी कई तरीकों से बनती है और विभिन्न तरह की सामग्रियां यानी इंग्रेडिएंट्स इसमें पड़ते हैं। लेकिन इन सामग्रियों में से कम 4 सामग्रियां ऐसी हैं जिनके बिना कोई भी बिरयानी नहीं बन सकती। यह सामग्रियां हैं, पहली सामग्री है चावल, क्योंकि चावल के बिना बिरयानी बन ही नहीं सकती। दूसरी सामग्री है मांस। यह मांस अपनी पसंद के अनुसार लिए जा सकते हैं, लेकिन मांस के बिना बिरयानी नहीं बन सकती। भले ही वेज बिरयानी एक अलग डिश बनने लगी है जिसमें मांस का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन परंपरागत रूप से जब बिरयानी व्यंजन का नाम लिया जाता है तो वह मांस वाली बिरयानी ही होती है। तीसरी सामग्री है मसाले, जैसे काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, लौंग आदि। इन मसालों के बिना भी बिरयानी नहीं बन सकती। और चौथी सामग्री है देसी घी या तेल, क्योंकि मांस और चावल को पकाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। कम से कम यह 4 सामग्रियां यानी इंग्रेडिएंट्स बिरयानी के लिए जरूरी होते ही हैं, जिनके बिना बिरयानी नहीं बन सकती। अब हम देखते हैं कि यह सामग्रियां ऐतिहासिक और जलवायु के अनुसार कहाँ पाई जाती हैं। चावल के बारे में आधुनिक वैज्ञानिक रूप से कहें तो जलवायु उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय होनी चाहिए। तापमान 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। मिट्टी जलोढ़, दोमट या काली मिट्टी जिसमें जल रोकने की क्षमता होनी चाहिए। मिट्टी की पीएच वैल्यू 5.5 से 7 यानी कुछ क्षारीय से लेकर कुछ अम्लीय तक होनी चाहिए और नमी या ह्यूमिडिटी 70 से 80% तक होनी चाहिए। इन जलवायु संबंधी कारणों से ही प्राचीन काल से ही धान या चावल की खेती भारतीय उपमहाद्वीप यानी आज के भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत के बाहर चीन में प्रमुखता से होती है। क्योंकि चावल की खेती के लिए गर्म और नमी वाली जलवायु व अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। सऊदी अरब, इराक, सीरिया, यमन, ओमान आदि की जलवायु रेगिस्तानी और गर्म है, इसलिए वहाँ चावल की खेती होना संभव ही नहीं था। इसी तरह तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, समरकंद आदि की जलवायु भी शुष्क, ठंडी, पहाड़ी, रेगिस्तानी या चावल की खेती के लिए अनुकूल न होने के कारण वहाँ भी चावल की खेती होना संभव नहीं था। आधुनिक काल में भले ही आधुनिक सिंचाई के साधनों से बहुत ही छोटे क्षेत्र में ऐसा करना संभव हो, लेकिन यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 18वीं शताब्दी से पहले तक सऊदी अरब, यमन, ओमान, सीरिया, ईरान, इराक, तुर्की, अफगानिस्तान, समरकंद आदि मुस्लिम शासन के अधीन क्षेत्रों में कहीं पर भी चावल की खेती करना संभव नहीं था। चावल की खेती केवल भारतीय उपमहाद्वीप और चीन में ही होती थी। भारत में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य आधुनिक प्रयागराज के नज़दीक कोल्डी हवा नामक स्थान से मिला है, जिसका समय लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व
है। मतलब आज से लगभग 9000 से 8000 वर्ष पहले से भारत में चावल की खेती हो रही है। इस तरह बिरयानी की 4 अनिवार्य सामग्रियों में से सबसे महत्वपूर्ण सामग्री चावल तो भारत के बाहर किसी मुस्लिम शासन के अधीन क्षेत्र में पैदा ही नहीं होता था। तो फिर भारत के बाहर मुस्लिम क्षेत्रों में वो बिरयानी कैसे बना सकते थे? मांस खाने का चलन भारत में प्राचीन काल से ही रहा है और लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रही सिंधु घाटी की सभ्यता में भी मांस खाने के साक्ष्य मिले हैं। मौर्य सम्राट अशोक के पहले शिलालेख में लिखा है कि देवानाम प्रियदर्शी यानी अशोक ने यह आज्ञा दी है कि सभी जीवों की हत्या बहुत कम की जाए। पहले राजसी रसोई में प्रतिदिन अनगिनत जीव मारे जाते थे। अब यह व्यवस्था है कि प्रतिदिन केवल 2 मोर और 1 हिरण ही मारे जाएं, और वह भी हमेशा नहीं। भविष्य में यह भी समाप्त कर दिया जाएगा और किसी भी जीव की हत्या नहीं होगी। इस शिलालेख से हमें यह भी पता चलता है कि मौर्य सम्राट अशोक के समय भी मांस खाने का चलन था। काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी आदि मसालों के लिए तो भारत प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध रहा है और प्राचीन काल में ही भारत और रोमन साम्राज्य के बीच मसालों का व्यापार होता था। ऐतिहासिक स्रोतों में जैसे प्लिनी द एल्डर और बाद में अमियानस मार्सेलिनस ने यह लिखा है कि रोमन लोग भारत से मसाले विशेषकर काली मिर्च इतनी मात्रा में आयात करते थे कि उसे काले सोने जैसा महत्व मिल गया था। 15वीं शताब्दी के अंत और 16वीं शताब्दी के आरंभ में पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रेंच आदि यूरोपीय देशों के लोग भारत से मसाले लेने ही आए थे। काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी आदि मसाले गर्म, आर्द्र और अधिक वर्षा वाली जलवायु में होते हैं। यह जलवायु दक्षिण भारत में पाई जाती है। इसीलिए प्राचीन काल से ही भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में मसालों की पैदावार बहुत होती रही है और इन्हीं जलवायु परिस्थितियों से विपरीत जलवायु होने के कारण सऊदी अरब, ओमान, यमन, ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की, अफगानिस्तान, समरकंद आदि मुस्लिम शासन के क्षेत्रों में काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी आदि मसालों की पैदावार होना संभव ही नहीं था। इसी तरह भारत में गाय बहुत प्राचीन काल से ही पाली जाती रही है, जिस कारण भारत में देसी घी बहुत प्राचीन काल से ही खाया जाता रहा है। सरसों आदि बीजों से वनस्पति तेल भी भारत में बहुत प्राचीन काल से ही बनाया जाता रहा है। तेल का कारोबार करने वाले लोगों का वर्णन 5वीं से 3वीं सदी ईसा पूर्व की बौद्ध जातक कथाओं, 3वीं सदी ईसा पूर्व कौटिल्य के अर्थशास्त्र, 2वीं सदी ईस्वी के सातवाहन काल के नासिक गुफा लेख, 2वीं से 3वीं सदी ईस्वी के अमरावती शिलालेख, 5वीं 6वीं सदी ईस्वी के गुप्तकाल के मंदसौर ताम्रपत्र लेख में मिलता है। इस तरह भारत में बहुत प्राचीन काल से ही देसी घी और वनस्पति तेल खाने का चलन रहा है, जबकि सऊदी अरब, ओमान, यमन में रेगिस्तानी जलवायु और चरागाह न होने के कारण केवल ऊँटनी और बकरी का ही पालन संभव था, जिस कारण दूध उत्पादन बहुत ही सीमित था। ऊँटनी और बकरी के दूध से देसी घी नहीं बनता। इसी तरह इन क्षेत्रों में वनस्पति तेल भी नहीं होता था। तुर्की, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, सीरिया, समरकंद में सीमित मात्रा में बकरी, भेड़ और बहुत सीमित मात्रा में गाय व अन्य पशु पाले जाते हैं, लेकिन उन गायों के दूध से देसी घी बनाने का चलन कभी नहीं रहा। यही कारण है कि आज भी इन क्षेत्रों के लोग भारत के लोगों की तरह देसी घी नहीं खाते। वास्तव में इन क्षेत्रों में अधिकतर बकरियां व भेड़ें पालने और उनके दूध से चीज आदि बनाने का रिवाज रहा है। इसके अतिरिक्त तुर्की, सीरिया, ईरान, इराक, समरकंद, अफगानिस्तान में जैतून के तेल, तिल और कपास के तेल का चलन अधिक है। इस तरह जलवायु परिस्थितियों व भौगोलिक कारणों से सऊदी अरब, यमन, ओमान, ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की, अफगानिस्तान और समरकंद में कभी भी भारत की तरह बड़ी मात्रा में देसी घी व वनस्पति तेलों का उत्पादन होना संभव नहीं रहा और ना ही देसी घी खाने का चलन रहा, बल्कि केवल सीमित मात्रा में बकरी, भेड़,
ऊँटनी के दूध का उत्पादन होता था और उनसे चीज़ आदि बनाए जाते थे, ना कि घी। वनस्पति तेलों में सीमित मात्रा में जैतून के तेल, जो कि वास्तव में यूनानी सभ्यता की वस्तु है, खाने का चलन रहा, व कहीं-कहीं तिल आदि तेलों का। लेकिन यह भी जानने की ज़रूरत है कि जैतून, तिल, अलसी या कपास के तेल सभी पकवानों और खासकर बिरयानी के साथ अच्छा स्वाद नहीं देते, जबकि देसी घी और सरसों के तेल के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं होती। इसीलिए आज भी तुर्की, सऊदी अरब, यमन, ओमान, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, समरकंद और सीरिया आदि में बिरयानी जैसी चावल मांस की डिश पकाने में जैतून, तिल, कपास या अलसी का तेल आमतौर पर नहीं डाला जाता। जैतून का तेल तुर्की, सीरिया, लेबनान और ईरान के कुछ हिस्सों में रोजमर्रा के हल्के व्यंजनों, सलाद और स्टू में खूब चलता है, लेकिन इसका तेज और अलग स्वाद पारंपरिक बिरयानी के मसालों से मेल नहीं खाता। इसीलिए चावल मांस वाली डिश में यह नहीं डाला जाता है। तिल का तेल पश्चिम एशिया में मुख्यतः ड्रेसिंग में काम आता है, मांस चावल वाले पकवानों में नहीं, क्योंकि इसका नट जैसा स्वाद बिरयानी की खुशबू बदल देता है। कपास का तेल 19वीं सदी के अंत में औद्योगिक रूप से निकाले जाने के बाद आया और इससे पहले इसका उत्पादन नहीं होता था। यह कभी-कभार बड़े भोज या रेस्तरां में सस्ते विकल्प के तौर पर मिल सकता है, लेकिन घरेलू परंपरा में यह भी आम चलन में नहीं है। अलसी का तेल इन क्षेत्रों में खाना बनाने के काम में नहीं आता। इसका प्रयोग ज़्यादातर दवा या पॉलिश के लिए हुआ और इसका कड़वा स्वाद बिरयानी के लिए उपयुक्त नहीं माना गया। इस तरह हम देखते हैं कि 18वीं सदी तक भी सऊदी अरब, यमन, ओमान, सीरिया, तुर्की, ईरान, इराक, जॉर्डन, अफगानिस्तान, समरकंद आदि मुस्लिम शासन के अधीन क्षेत्रों में बिरयानी बनाने के लिए अनिवार्य यानी कंपलसरी 4 सामग्रियों में यानी चावल, मांस, मसाले और देसी घी या सरसों के तेल में से 3 यानी चावल, मसाले, देसी घी व सरसों का तेल पैदा ही नहीं होता था। जो वनस्पति तेल होते भी थे, तो वो भी बिरयानी के लिए सही नहीं होते हैं। तब सवाल उठता है कि फिर मुस्लिम शासन के अधीन इन क्षेत्रों में बिरयानी कैसे बन सकती थी? यानी जो लोग यह दावा करते हैं कि बिरयानी की उत्पत्ति भारत के बाहर मुस्लिम शासन के अधीन क्षेत्रों सऊदी अरब, यमन, ओमान, सीरिया, तुर्की, इराक, ईरान, जॉर्डन, अफगानिस्तान, समरकंद आदि में हुई और मुस्लिम शासक उसे अपने साथ भारत लाए, पूरी तरह से गलत है। मुगल शासक बाबर, जो समरकंद यानी आधुनिक उज्बेकिस्तान का रहने वाला था, जिसकी जलवायु चावल की खेती, मसालों और गाय के पालन के लिए सही नहीं है। बाबर ने अपनी आत्मकथा यानी बाबरनामा में खुद कहीं पर भी समरकंद में चावल की खेती, काली मिर्च, इलायची, लौंग, दालचीनी आदि मसालों, देसी घी व सरसों के तेल के उत्पादन का वर्णन नहीं किया है। वास्तव में हर सभ्यता का खान पान मुख्य रूप से उसी क्षेत्र में पैदा होने वाली चीजों पर आधारित होता है, क्योंकि सैकड़ों साल पहले लंबी दूरी का व्यापार कठिन, महंगा और जोखिम भरा था। लोगों के पास आज जैसी परिवहन और भंडारण सुविधाएं नहीं थीं, इसलिए वे वही खाते थे जो उस क्षेत्र में आसानी से मिल सके या उगाया जा सके या पाला जा सके और जल्दी खराब ना हो। किसी क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी, मौसम और पानी की उपलब्धता यह तय करती थी कि वहाँ कौन सी फसल सबसे अच्छी उगेगी, जैसे भारत के मैदानों में धान और गेहूँ, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में जैतून और अंगूर। पीढ़ियों तक लोग इन्हीं स्थानीय अनाज, फल सब्जियों और पशुपालनों के आदी हो गए और उनके पकवान, खान पान इन्हीं पर आधारित हो गए। विदेशी चीजें कभी कभार व्यापार से आती, लेकिन वे रोजमर्रा के भोजन का हिस्सा नहीं बन पाती और केवल उच्च वर्ग के पास ही पहुंचती थी। इस तरह सभ्यताओं के असली व्यंजन हमेशा उनकी अपनी धरती और मौसम से जुड़े रहे। बिरयानी के संदर्भ में भी देखा जाए तो बिरयानी मूल रूप से क्या है? बिरयानी मूल रूप से चावल और मांस को मसाले और घी और तेल के साथ पकाया गया व्यंजन है। इससे अलग बिरयानी और कुछ नहीं है। इस तरह के चावल के साथ पकाए गए मांस युक्त पकवान का प्राचीन साक्ष्य बौद्ध ग्रंथों में मिलता है
जिसमें तथागत गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक घटना का वर्णन आया है। यह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित और सम्यक प्रकाशन 32/3 पश्चिमपुरी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित पुस्तक भगवान बुद्ध और उनका धम्म का 33वां संस्करण मार्च 2021 है। इसके पृष्ठ 348 पर विभाग 5 के धम्म संबंधी प्रवचन के अध्याय 5 भोजन नहीं पवित्र कर्मों का महत्व है में आमगंध और तथागत बुद्ध के बीच वार्तालाप का प्रसंग आया है। इसके बिंदु 7 में आमगंध तथागत बुद्ध पर आक्षेप लगाता है कि आप दूसरों द्वारा दिए गए अच्छी तरह से पकाए गए स्वादिष्ट शुद्ध और उत्तम भोजन को ग्रहण करते हैं, जो इस प्रकार चावल से बनाए गए पुलाव का मजा लेता है, वह आमगंध खाता है। आप पक्षी के मांस के साथ पका हुआ बढ़िया चावल खाते हैं और कहते हैं कि मुझ पर आमगंध का दोष लागू नहीं होता। यह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 22 बुद्ध और उनका धम्म दूसरा संस्करण अगस्त 2020 है, जो डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान भारत सरकार 15 जनपथ नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित है। इसके पृष्ठ 372 पर अध्याय 5 भोजन नहीं बल्कि कुशल कर्मों का महत्व के बिंदु 7 पर वही प्रसंग आया है और लिखा है कि आप दूसरों द्वारा दिया गया भोजन खाते हैं जो भली भांति तैयार किया हुआ, अच्छी तरह सजाया, शुद्ध और उत्तम होता है। वह जो चावल से बने ऐसे भोजन का आनंद लेता है वह आमगंध खाता है। आप भली भांति तैयार पक्षी के मांस के साथ चावल खाते हैं और कहते हैं कि आमगंध का आरोप मुझ पर लागू नहीं होता। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित द बुद्ध एंड हिज धम्म के हिंदी अनुवाद हैं, इसलिए उनकी मूल रचना में देखने की आवश्यकता है कि मूल अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है। यह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेज वॉल्यूम 11 द बुद्ध एंड हिज धम्म का 11 अप्रैल 2016 एडिशन है, जिसके पब्लिशर हैं द एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मुंबई, मतलब इसे महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रकाशित किया है। इसके पृष्ठ 401 पर चैप्टर नॉट फूड बट एविल एक्शंस दैट मैटर के बिंदु 7 पर लिखा है कि Thou eatest whatever food is given by others, which is well prepared, nicely got up, pure and excellent. He who enjoys such food made of rice, he eats amgandh. You say that the charge of amgandh does not apply to me while eating rice with well prepared bird's flesh. इसमें भी राइस विद वेल प्रिपेयर्ड बर्ड्स फ्लैश यानी पक्षी के मांस के साथ अच्छी तरह पकाए गए चावल का जिक्र हुआ है। वास्तव में यह प्रसंग बौद्ध ग्रंथ आमगंध सूत्र में आया है। इस प्रसंग में तथागत बुद्ध बताते हैं कि कोई भोजन खाने से कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा नहीं हो जाता, बल्कि उसके कर्म ही उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। इस प्रसंग से इस नैतिक शिक्षा के साथ ही ऐतिहासिक रूप से हमें यह भी पता चलता है कि उस समय पक्षी के मांस से युक्त चावल के व्यंजन का चलन आम बात थी। यही तो बिरयानी होती है। वास्तव में भारतीय उपमहाद्वीप में मांस और चावल को मिलाकर बनाए जाने वाले व्यंजन बहुत प्राचीन काल से प्रचलित थे और इसके प्रमाण हमें 500 ईस्वी से भी पहले के ग्रंथों, कविताओं और शास्त्रों में मिलते हैं, जब इस्लाम का उदय हुआ भी नहीं था। वैदिक और उत्तर वैदिक काल में चावल को अन्नम कहा जाता था और इसका प्रयोग सामान्य भोजन के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठानों में भी होता था। आयुर्वेदिक ग्रंथों जैसे चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में मांसोदन और मांसान्य जैसे नाम आते हैं, जहां मांस के साथ चावल को मसाला में पकाकर खाया जाता था। ओदन शब्द पके हुए चावल के लिए इस्तेमाल होता था और जब इसमें मांस जोड़ा जाता था तो वह मांसोदन बन जाता था। जैसा कि मैंने अभी बताया ही है कि बौद्ध ग्रंथों, खासकर पाली भाषा के में भी ऐसे संदर्भ मिलते हैं जहां मांस भत्त और सुपोदन जैसे नाम आते हैं। यहाँ भत्त का मतलब चावल से और सुपोदन का अर्थ है मांस में पका चावल। दक्षिण भारत के संगम साहित्य जो लगभग 300 ईसा पूर्व से
300 ईस्वी तक रचे गए में भोजन का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें इराची चोरू का उल्लेख मिलता है, जिसमें इराची का मतलब मांस और चोरू का मतलब पका हुआ चावल है। यह व्यंजन काली मिर्च आदि मसालों में पकाया जाता था। उस समय हिरन, बकरी, मछली और पक्षियों का मांस चावल के साथ पकाया जाना आम बात थी। तमिल कविताओं में शिकारी योद्धाओं के भोज में ऐसे व्यंजनों का वर्णन बार बार आता है। मलयालम के पुराने साहित्य में भी तमिल से लिया गया इराची चोरू शब्द मिलता है। इसके अलावा संस्कृत में पुलाक शब्द का उल्लेख है, जो मसालेदार चावल के लिए प्रयोग होता था। चरक संहिता में शूल्य नामक व्यंजन का भी उल्लेख मिलता है, जिसमें मांस के टुकड़ों के साथ चावल पकाया जाता था। इन सभी प्रमाणों से पता चलता है कि भारत में मांस और चावल को साथ पकाने की परंपरा बहुत पुरानी है। उस समय यह न केवल स्वाद के लिए बल्कि ताकत और ऊर्जा के लिए भी खाया जाता था, क्योंकि चावल कार्बोहाइड्रेट देता था और मांस प्रोटीन का स्रोत था। समाज के अलग अलग वर्गों जैसे योद्धा, शिकारी और यहाँ तक कि राजाओं के भोज में भी ऐसे व्यंजन शामिल थे। बिरयानी शब्द की उत्पत्ति पर विचार करें तो बिरयानी का मूल फारसी शब्द बिरयान या बरयान है, जिसका मतलब है भूनना, सेंकना। बिरयानी इस शब्द का विशेषण यानी एडजेक्टिव रूप है, जिसका अर्थ हुआ भुना हुआ या भूनकर पकाया गया। इस्लामी युग से पहले भी मध्य फारसी में, जो पहलवी लिपि में लिखी जाती थी, बरयान क्रिया मिलती है। यह ध्यान देने की बात है कि प्राचीन फारस यानी ईरान में 7वीं सदी में इस्लामी शासन आने से पहले भी फारसी भाषा प्रचलित थी। सबसे पहले 10वीं सदी बगदाद यानी इराक में इब्न सयार अल वर्राक द्वारा लिखित किताब अल तबीख में बिरयानी शब्द स्पष्ट मिलता है, जो मांस को मसालों के साथ भूनने की तकनीक के लिए इस्तेमाल हुआ था। लेकिन यह आधुनिक बिरयानी जैसी नहीं थी, बल्कि मांस भूनना और फिर रोटी के साथ खाना, ना कि चावल के साथ पका हुआ, जैसे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मांस युक्त चावल के व्यंजन थे। लेकिन हमें 10वीं सदी के बिरयान शब्द के बारे में बहुत सावधानी से समझने की जरूरत है, क्योंकि उस समय यह शब्द मुख्य रूप से भुने मांस के लिए इस्तेमाल होता था, भले ही कुछ अपवाद भी थे। किताब अल तबीख में भी बिरयान मसाले में भुना मांस, जिसे रोटी या अन्य अनाज के साथ परोसा जाता था, लेकिन चावल नहीं। कुछ दुर्लभ संदर्भ में चावल आता है, लेकिन वहां भी मांस को पहले बिरयान किया जाता यानी भूना और फिर उसी मांस को चावल में पकाया जाता था। इस तरह चावल उस तकनीक का हिस्सा बन जाता था, लेकिन डिश का मूल केंद्र भुना मांस ही था, ना कि चावल। यानी 10वीं सदी में बिरयान शब्द मांस पर आधारित तकनीक थी, जो कभी कभी चावल के साथ भी जुड़ सकती थी। लेकिन चावल वाली बिरयान बहुत बाद में आई। वास्तव में बिरयान के साथ चावल का जुड़ाव 11वीं से 13वीं सदी में ही शुरू हुआ, क्योंकि सऊदी अरब, ओमान, यमन, ईरान, इराक, सीरिया, जॉर्डन, तुर्की, अफगानिस्तान, समरकंद आदि मुस्लिम शासन के क्षेत्रों में चावल पैदा ही नहीं होता था, और उच्च वर्ग के लिए जो चावल और मसाले आते थे वो भारत से ही आयात किए जाते थे। जबकि भारत में बहुत प्राचीन काल से ही चावल और मांस को घी व मसालों के साथ पकाने का चलन था। वास्तव में जब मुस्लिम शासक भारत में आए तो मुस्लिम रसोइयों ने प्राचीन भारत के मांस और चावल को मसालों व घी या तेल के साथ पकाकर बनाए व्यंजनों मांसोदन, मांसान्न, मांस भत्त, सुपोदन, इराची चोरू, सुल्य आदि को अपनी भाषा में बिरयान या बिरयानी कहना शुरू कर दिया, क्योंकि उन व्यंजनों में भी मांस को भूना और तला यानी रोस्ट और फ्राई किया जाता था। इस तरह मुस्लिम रसोइयों ने प्राचीन भारतीय व्यंजन का ही अपनी भाषा में नाम बिरयान या बिरयानी रख दिया। भले ही बाद में उन्होंने उन प्राचीन भारतीय व्यंजनों मांसोदन, मांसान्न, मांस भत्त, सुपोदन, इराची चोरू, शूल्य आदि में कुछ नए मसाले और पकाने की तकनीक में कुछ बदलाव किया हो, लेकिन इससे उन्होंने किसी नए व्यंजन का आविष्कार नहीं किया, बल्कि केवल नया नामकरण किया। जबकि असलियत में वह मांस और चावल को मसालों व घी या तेल में पकाया गया प्राचीन भारतीय व्यंजन ही है। इस तरह बिरयानी भले ही फारसी शब्द हो, लेकिन उस पकवान की उत्पत्ति भारत में ही हुई
जिसका वर्णन प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भी है। आशा करता हूँ कि बिरयानी पर यह चर्चा आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और फिलोसोफर रवि चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विचार के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।